नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आज श्री कृष्णा टीवी के खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ है एक वो शख्सियत जिसने जीवन में वो छाप छोड़ी, वो सिखाया कि आज तक लोग याद करते हैं कि सही शरद जोशी जी हमें मिले तो हमारा जीवन बदल गया। तो आज शरद जोशी जी खास मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ हैं और हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपको यहाँ बुलाने के लिए। सर, सीधा सीधा सवालों की झड़ी लगाऊंगी आप पे और आपसे आपका ही परिचय पूछूंगी। मेरा परिचय बहुत सीधा साधा है, बहुत बड़ा नहीं है। मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा हुआ बच्चा हूँ, जोधपुर से रिलेटेड हूँ जी। और मैंने बहुत छोटी उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और बहुत छोटी उम्र में छूट भी गया। तो मैंने जो क्रिकेट खेला वो 17 साल की उम्र में मैंने राजस्थान रणजी ट्रॉफी खेल लिया था। 18 साल की उम्र में मैंने इंडिया अंडर 19 रिप्रेजेंट कर लिया था और उसके बाद 28 साल में जब मैंने छोड़ा तो उसके बाद मैंने बैंक में और उसके बाद राजस्थान टीम में कोचिंग करना शुरू कर दिया। तो मेरा परिचय बहुत छोटा है। नहीं, आपका परिचय बहुत छोटा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि 5 पीढ़ियों से आपका जो परिवार है वो क्रिकेट में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो ये सफ़र आपके परिवार में, क्रिकेट का सफ़र कैसे शुरू हुआ? एक्चुअल में क्रिकेट का सफ़र तो 1969 में शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले मेरे पिताजी राजपूताना जब था, राजस्थान नहीं था, राजपूताना था, वहाँ के फुटबॉल टीम के कैप्टन थे। वेरी गुड। तो खेल का जो माहौल है वो घर में शुरू से था। उसके बाद मेरे से बड़े वाले ब्रदर दोनों, विपिन जोशी, अशोक जोशी, वो लोग क्रिकेट में आए। 70 में मैंने भी क्रिकेट खेलना शुरू किया। 71 में अंडर 19 स्कूल की टीम में आया। 72 में मैंने रणजी ट्रॉफी खेला और 73 में मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमारे भतीजे, मेरा लड़का सिद्धार्थ जोशी, विलास जोशी, ये सब रणजी ट्रॉफी में आ गए। उसके बाद मेरे पोता प्रभाष जोशी, उसने भी राजस्थान का रिप्रेजेंटेशन किया। और अभी जैसे आपने कहा 5वीं पीढ़ी, तो मेरी खुद की पोती श्रेया जोशी, वो राजस्थान टीम में आने के लिए फाइट कर रही है और होपफुली अगर अच्छा खेलेगी तो आई जाएगी। क्रिकेट का सफ़र आपके परिवार में एक विरासत के रूप में है और इस विरासत को आज आपकी पोती भी हैंडल करने जा रही है। तो कैसी फीलिंग आती है आपको? बेसिकली क्रिकेट के साथ साथ एक स्पोर्ट्स की जो कल्चर है वो घर में है। तो छोटे से छोटा बच्चा भी हमारे घर में होता है तो पहले बॉल बैट ही उठाता है। तो हमको बड़ा गर्व होता है कि हमको उनको कहना नहीं पड़ता कि तुमको खेलना है। मेरी पोती ने भी अपने आप ही बैट उठाया और मुझे बोला कि दादा बैटिंग ऐसे करते हैं। मैं समझ गया इसको क्रिकेट खेलना है। तो हमने उसको कोचिंग में डाला, पुश किया, उसको एनकरेज किया, तो वो बहुत अच्छा खेलने लगी। तो गर्व महसूस होता है कि बच्चे अपने आप, जैसे डॉक्टर्स की फैमिली होती है तो बच्चे अपने आप डॉक्टर्स बनते चले जाते हैं, या एक्टर्स की फैमिली में से एक्टर्स हुए चले जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे ख़ानदान में भी क्रिकेट का माहौल है तो सब बच्चे क्रिकेट खेल लेते हैं। तो गर्व महसूस होता है कि हम जो छोड़ के जाएंगे तो वो आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल। ये जो क्रिकेट की यात्रा है, जब आप यूनिवर्सिटी में थे और आपने हिंदुस्तान के बाहर जाकर अपने आप को प्रेजेंट किया, तो वो फीलिंग क्या थी? देखिए, जैसा आपने कहा कि मैंने बाहर जाके जब देखा कि वहाँ का खेल का स्टैंडर्ड और हमारे खेल का स्टैंडर्ड में काफ़ी फ़र्क था, क्योंकि उस समय राजस्थान खास तौर से एक पिछड़े हुए प्रदेश में आता है। जैसे बॉम्बे के मुकाबले या बेंगलोर के मुकाबले तो क्रिकेट में भी कोई अलग चीज़ नहीं थी। यहाँ भी हम लोग पिछड़े हुए थे, खेल वाइज नहीं, फैसिलिटीज़ वाइज। राजस्थान की टीम ने 9 बार रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेला। वो 9 बार बॉम्बे से, 8 बार बॉम्बे से हारा, 1 बार कर्नाटका से हारा। कारण सिर्फ इतना था कि वो मेंटली बहुत टफ थे, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन बहुत देखा था। हम लोग एक छोटे दायरे में, छोटी सी उसमें खेलते रहते थे, तो हमारा एक्सपोजर नहीं था। तो जैसा कि आपने कहा, जब मैं इंग्लैंड खेलने गया तो वहाँ जाके एक नया ही माहौल दिखा। मैं कहा, अरे क्रिकेट ऐसे भी खेली जाती है।
वहाँ से मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। तो धीरे धीरे कुछ वहाँ की अच्छी चीज़ें मैंने ली, कुछ बॉम्बे की जो थी वो अच्छी चीज़ें ली। तो एक सबका मिश्रण बना के मैंने अपने खेल को थोड़ा सा बदला। तो उसका कुछ पॉजिटिव फ़ायदा भी हुआ, और कुछ जो चीज़ मैं गलत कर रहा था वो वहाँ की देख के मैंने उनको अपने गेम से हटाया। तो एक वो पॉजिटिव फ़र्क पड़ा जो मैंने अपनी नेगेटिविटी को हटाया। तो इस तरीके से जब बाहर खेलने गए तब लगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ऊपर आने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, और वो इस एक्स्ट्रा मेहनत का नतीजा था कि आज आपने बुलाया है। आज हमने बुलाया, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ये मौका मिला कि हम आपसे रूबरू हो पाए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जहाँ हिंदुस्तान जाके खड़ा होता है तो हिंदुस्तान अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन जहाँ क्रिकेट के दीवाने खड़े होते हैं और उस जगह पे जब हिंदुस्तान खड़ा होता है तो उसकी फीलिंग क्या रहती है? देखिए, एक फीलिंग ये आती है कि हमारे पीछे इतने लोग खड़े हैं। आज टेस्ट मैच में 1 लाख लोग, 80,000 लोग आपके लिए चीयर कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि अरे मैं 130 करोड़ में से पहले 15 जनों में हूँ कि मेरे ऊपर विश्वास किया गया है। तो उस विश्वास को बनाए रखना और उन 125 करोड़ जो देश की जनता है उनके विश्वास को बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और एक गौरवान्वित करने वाला क्षण भी है कि हम देश के लिए खेल रहे हैं। और जब ये भावना आ जाती है कि देश के लिए खेल रहे हैं तो सामने कौन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको देश के लिए करना ही है, बस यही भावना होती है। और शायद आप अगर क्रिकेट को फॉलो करती हैं तो कल यही मैच हुआ था, हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है और हमारे टॉप 7-8 प्लेयर्स नहीं थे, इंक्लूडिंग कैप्टन विराट कोहली। उसके बावजूद हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी सशक्त टीम को हराया है। तो उसके पीछे यही भावना है कि हमको देश के लिए करना है और उसके लिए हमको जीत जान लड़ा देनी है, और वो भी फ्रेशर्स खिलाड़ियों के साथ। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ, एकदम नए बच्चे थे, अंडर 19 के। तो ये एक भावना रहती है देश प्रेम की, और ये बहुत ज़्यादा आ जाती है जब हमने अपने पड़ोसी मुल्क के साथ खेलते हैं। पाकिस्तान के साथ जब हमारा मैच होता है तो ये तो कूट कूट के आ जाता है कि चाहे कुछ हो जाए हारना नहीं है। यही भावना शायद उनके अंदर भी रहती होगी। बिल्कुल रहती होगी। और अब तो क्रिकेट इतना ज़्यादा खेला जाने लगा है, ऑस्ट्रेलिया वाले इंडिया के खेलते हैं, इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया IPL में खेलते हैं। तो अब ये खेल की भावना और मेंटल टफनेस और जीतने का जो जज्बा है देश के लिए उस समय और बढ़ जाता है जब 125-30 करोड़ जनता में से काफ़ी लोग ग्राउंड में आके, बाकी लोग टीवी के सामने आपको चीयर अप कर रहे हैं। तो हमको एक ऐसी फीलिंग आती है कि यार इनको लेट डाउन नहीं करना है, जीतना ही है। आप जब अपने प्लेयर्स को तैयार करते हैं इसके लिए तो मेंटली और फिजिकली दोनों आपको तैयार करना पड़ता है, तो उसका क्या प्रोसेस होता है? देखिए, जब बच्चा हमारे पास आता है तो पहले तो हम उसकी फिजिक को देखते हैं कि उसका फिजिक क्या है। अगर पतला दुबला बच्चा है, कम हाइट का है, तो हम कोशिश करते हैं उसको बैटिंग की तरफ डालने की। लेकिन अगर कोई बच्चा थोड़ा लंबे हाइट का है, वेल बिल्ट है, तो हम उसको मीडियम फास्ट बॉलर की तैयार करते हैं। कुल मिला के पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो उसकी फिजिक देखते हैं। उसके बाद हम बच्चे का इंटरेस्ट देखते हैं। कोई बच्चा आता है कि वो बॉलिंग करना चाहता है, कोई बच्चा आता है कि वो पूरे दिन फील्डिंग ही करना चाहता है, उसको बैटिंग बॉलिंग में इंटरेस्ट ही नहीं होता है। कोई बच्चा आता है वो खाली दिन भर बैटिंग ही करना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर, वो बचपन से वो सिर्फ बैटिंग ही करना चाहता था दिन भर। तो उसके कोच ने उसको दिन भर कहीं कहीं ले जा के खाली दिन भर बैटिंग कराई। तो हम बच्चे का इंटरेस्ट, पहला फिजिक हुआ, दूसरा इंटरेस्ट हुआ, उसके बाद हम उसकी रेगुलरिटी देखते हैं कि वो कितना रेगुलर है, वो कितना पंक्चुअल है, उसकी सिंसियरिटी क्या है, वो खाली शौक के लिए खेल रहा है या आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक बहुत छोटा सा बैरोमीटर है।
अच्छा, बैरोमीटर क्या है कि हम एक हफ्ते तक बच्चे के हाथ में ना बैट देते हैं ना बॉल देते हैं। ओके, बच्चा आता है, चलो 5 चक्कर काट के आओ, 4 चक्कर काट के आओ, 10 मिनट दौड़ो, 15 मिनट दौड़ो, फिजिकल कैपेबिलिटी के अनुसार जितना उसमें ताकत है। हफ्ते भर तक हम उसको दौड़ाते ही हैं खाली। तो जो रियल खेलने वाला होता है वो तो 8वें दिन भी आता है, और जो शौकिया होते हैं वो कोई और गेम पकड़ लेते हैं जहाँ पर वो, तो हम उसकी रेगुलरिटी, उसकी सिंसियरिटी, इस सब को पहले पकड़ते हैं कि वो वाकई खेलने में इंटरेस्टेड है या खाली टाइम पास करने आया है। टाइम पास करने वाले बहुत आते हैं गर्मी की छुट्टियों में। आप देखेंगे कि एकेडमीज में 150-200 200 बच्चे हो जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो सब टाइम पास वाले होते हैं। जिनको एक्चुअल में क्रिकेट खेलनी है वो तो एग्जाम के टाइम भी आते हैं कि Correct. सर आधा घंटा खेल के चला जाऊंगा। तो वो बच्चे ही फिर आगे भी बढ़ते हैं, और उन्हीं बच्चों को हम सिखाने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। शानदार पेशेंस चेक करते हैं आप उनका। और उनको डाइट क्या देते हैं फिर आप? डाइट देखिए, जैसे एक क्रिकेट कोच हूं मैं, तो डाइट के लिए हमारे पास एक डाइटिशियन होता है। अच्छा, बढ़ते हुए बच्चे को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। अब हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते हैं, जैसे मेरी कास्ट है, तो हम लोग कास्ट में प्याज भी नहीं खाते हैं, लेकिन प्रोटीन के लिए तो अंडा भी ज़रूरत है, चिकन भी ज़रूरत है, तो फिर वो उनके सप्लीमेंट्स ढूंढते हैं। न्यूट्रीज तो एंड लाइक प्रोटीन दैट। कैसे ज़्यादा दिया जाए उनको, कैसे कार्बोहाइड्रेट उनका कम किया जाए, कैसे उनका फैट कम किया जाए, तो ये सब चीज़ें हम डाइटिशियन पे छोड़ देते हैं। आजकल तो हर टीम के साथ फिजियो भी जाता है, डाइटिशियन भी जाता है। तो क्या डाइट देनी है एक बच्चे को, आपकी डाइट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, मेरी डिफरेंट होगी, पास वाले की डिफरेंट different होगी। होगी। तो उसके हिसाब से एक डाइट चार्ट बना के बच्चे को दे दिया जाता है। और ख़ास तौर से बच्चों के पेरेंट को, हम ऐसे केसेस में बच्चे की मदर को बुलाते हैं, गुड, क्योंकि फादर के जनरली काम किए करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि मदर्स भी आजकल वर्किंग होती है। वर्किंग वुमेन हैं, लेकिन वो मदर का जो एक इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा फादर से डिफरेंट होता है बच्चे के लिए। तो वी ट्राई कि बच्चे को हम दे दें कि ये डाइट है, आप अपने बच्चे को ये डाइट खाइए। अगर वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हैं और बच्चे को अंडा वगैरह खिला सकती हैं, तो नथिंग लाइक दैट, बच्चा और अच्छा डेवलप करता है। डाइट की बात हुई, ये सब हुई, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि जो समय पहले का था उसमें जो फैसिलिटीज़ आप लोगों को नहीं मिलती थी, आज के बच्चों को वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो क्या डिफरेंट फील करते हैं पहले वाले खिलाड़ियों में और आज वालों में? देखिए, टेक्निकली एज क्रिकेट की जो टेक्निक है उसमें तो कोई विशेष फर्क नहीं आया है। आज भी फ्रंट फुट ड्राइव वैसी खेली जाती है जैसी 1932 में खेली जाती थी। जी। डॉन ब्रैडमैन जो खेलते थे वही शुभमन गिल भी खेलते हैं, जो सुनील गावस्कर खेलते थे वही विराट कोहली भी खेलते हैं। हाँ, जो फ़र्क आया बेसिकली इक्विपमेंट्स में आया है। जब हम लोग खेलते थे तो ना हमारे पास हेलमेट होता था, ना अच्छे ग्लव्स होते थे, और ना ही बहुत ज़्यादा थाई गार्ड, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत कम थे। आज के ज़माने में हर चीज़ का प्रोटेक्शन है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी रूल बने हुए हैं कि बिना हेलमेट बैटिंग नहीं करेंगे, जबकि आज से 20-25 साल पहले का देखें तो उस ज़माने में हेलमेट होते ही नहीं। हेलमेट होते नहीं थे। हमारे क्रिकेटर थे, दिल्ली के थे वो, रमन लांबा, वो खेले थे, उनके सर पे बॉल लगी और उनकी एट दी स्पॉट डेथ हो गई थी। तो उस टाइम कोई ये हेलमेट वगैरह का सिस्टम नहीं था। तो एक तो यही बहुत बड़ा चेंज आया है, और दूसरा जैसे आपने कहा डाइट का, हमारे ज़माने में डाइटिशियन नहीं होते थे, तो हमको तो जो मिलता था वो खा लेते थे। हमको समझ में नहीं आता था कि ये हमारे लिए फ़ायदे का है कि नहीं है। लेकिन अब बच्चों को ये मालूम है कि उनको ये नहीं खाना है, ये खाना है। तो दूसरा फ़र्क आया है डाइट पे। और इन सब चीज़ों का जो कंबाइंड इफेक्ट पड़ा है वो फिजिकल फिटनेस पे पड़ा है। आज के जो हमारे प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के प्लेयर्स से ज़्यादा फिट हैं। हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर्स हैं, अजय जडेजा है, ये शुभमन गिल है, तो रहाणे है, विराट कोहली है, ये वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर्स में से आते हैं। तो फिटनेस में बहुत फ़र्क आया है, और जो हमारा डाइट
चार्ट है उसमें बहुत फ़र्क आया है। टेक्निकली हम एट पार हैं, लेकिन चूंकि फिटनेस में फ़र्क आया है। जब टेक्निकली दो जने एक से होते हैं तो जो फिटर होता है वो थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है। तो हमारी आज की जो टीम है वो पुरानी टीम से ज़्यादा बेटर इसलिए हो गई है कि आज की टीम ज़्यादा फिट है, फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव है, फिज़िकली ज़्यादा फिट है, तो उनकी परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से बहुत अच्छी हो रही है और हम वर्ल्ड में अलग अलग जगह जाके भी जीत रहे हैं। आपने मुझे बताया कि आप फिज़िकली फिट हैं और थोड़ी देर पहले हमारी जब बात हो रही थी तो आपने बताया कि इतना पेशेंस उनमें नहीं होता और बहुत जल्दी कुछ करने की ठान लेते हैं। तो फिर आप मेंटली जो टेस्ट पहले ले लेते हैं उनका, वो रेगुलर नहीं रह पाता उनका? नहीं, वही मैंने बोला ना कि जो रेगुलर होता है, जो सिंसियर होता है, वो तो कंटिन्यू कर लेता है। हाँ। लेकिन जो शौकिया आया है वो नहीं रह पाता। तो जिसको ग्रास्प करना है उसका हमको लग जाता है कि ये बच्चा जल्दी सीखेगा और ये बच्चा सिंसियर है और ये खेलना चाहता है, तो वही कंटिन्यू करता है। आपने भी अपने फील्ड में देखा होगा, जिस फील्ड में भी आप हैं, कि जो आगे बढ़ना चाहता है उसके आंखों में आप पढ़ लेते हैं कि इसको आगे बढ़ने की भूख है, बिल्कुल, जिज्ञासा है इसको सीखने की। तो वो तो विद एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमको भी समझ में आ जाता है, ये बच्चा सीखना चाहता है, ये खेलना चाहता है और इसको माँ बाप लाएं कि 2 घंटे या टाइम निकाल ले फिर घर आ जाना। तो हम उसको भी उसी हिसाब से सिखाते हैं और जो सिंसियर है उनको थोड़ा सा हम भी एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। मतलब अपने काम के प्रति हम सीरियस है, अगला क्या सोचता है वो डिपेंड करता है उस पर। बिल्कुल, हमको तो अपने काम के प्रति सिंसियर होना ही पड़ेगा, नहीं तो हम सिंसियरिटी एक्सपेक्ट कैसे करेंगे। बिल्कुल, चैरिटी बिगिंस एट होम जैसा कहा जाता है। अगर मैं ही सिंसियर नहीं हूँ अपने काम में, Yes. अगर मैं 3 बजे के टाइम में 3:30 पहुंच रहा हूँ, तो मैं बच्चे के नहीं बोल सकता कि तू टाइम पे आओ, मुझे वहाँ 2:45 ही पहुंचना पड़ेगा नेट पे। एग्जैक्टली। तो जब पहला बच्चा वहाँ पर आए तो देखे सर खड़े, ये मेरा एटीट्यूड रहता है ग्राउंड पे, तो उससे बच्चों को भी रहता है कि यहाँ पंक्चुअलिटी, टाइमिंग, इन सब की डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, जो भी शब्द हैं, बिल्कुल, उन सब की यहाँ पर अहमियत है और ज़रूरत भी है। आज जो युवा है वो खेलता है तो अपने आप में एक बार उसको प्राउड फील होता है या बस ठीक है कि आई एम अ प्लेयर एंड आई एम बेगिंग इन फ्रंट ऑफ माय कोच? नो, दैट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन ये है कि उसको क्या करना है। क्रिकेट, मैं क्रिकेट से रिलेटेड हूँ, उसी की बात करूँगा जी। आजकल फुल टाइम जॉब है। आज का अगर एक क्रिकेटर एक रणजी ट्रॉफी मैच खेलता है तो उसको पर डे का 40,000 रुपया मिलता है। 5 दिन के मैच में वो 2 लाख रुपये लेके जाता है और अगर वो 10 मैच खेल लेता है तो हर साल के वो यूँ मान लीजिए 20 लाख का पैकेज है उसका। जैसा IITians और ये सब करते हैं तो एक पैकेज हो गया उसका, 20 लाख का। ये तो रणजी ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, स्टेट की। जो इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं उनको तो हर साल किसी को 5 करोड़ में साइन किया जाता है, किसी को 10 करोड़ में रिटेंशन अमाउंट है। तो क्रिकेट एक प्रोफेशन हो गया है। तो जिसको इस प्रोफेशन में जाना है तो उसको बाकी सब चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। बेस्ट एग्जाम्पल है, हालांकि ये एग्जाम्पल बहुत सही नहीं है लेकिन दूंगा, सचिन तेंदुलकर। उसने क्रिकेट में जाने के लिए अपनी पढ़ाई 12वीं से छोड़ दी और वो क्रिकेट में कहाँ पहुंचा हमको सब मालूम। बिल्कुल, मतलब वो सुनते हैं कि उनका सालाना इनकम भी 300-400 करोड़ रुपया है। बिल्कुल है। वो कुछ भी कर लेते लाइफ में, इतना नहीं होता। लेकिन पर्सनली फीलिंग मेरी ये है कि खेल के लिए आप पढ़ाई को सेक्रीफाइस नहीं करें। मैं अपने बच्चों के पेरेंट्स को यही समझाता हूँ, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में आगे रहने के लिए इवन एज ए क्रिकेटर हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अश्विन है, राहुल द्रविड़ है, अनिल कुंबले है, श्रीनाथ है, श्रीकांत हैं, ये सब पेशे से इंजीनियर हैं। बाय प्रोफेशन दे आर इंजीनियर्स। जो हर्षा भोगले कमेंट्री करते हैं वो IITian हैं। तो आपको किसी भी फील्ड में जाना है तो पढ़ाई आपको कॉन्फिडेंस देती है। बिल्कुल। पढ़ा लिखा जो बच्चा होता है
कुछ बच्चे अभी खेल रहे हैं जो कम पढ़े हैं थोड़ा सा, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और जो पढ़े हुए बच्चे हैं खेल रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंस आएगा। तो पढ़ाई जो है वो उतनी इम्पोर्टेंट है जितना खेलना, लेकिन खेलने में 100% देना ही पड़ेगा आपको अगर आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो। बहुत अच्छा लगता है जब हम आज की महिलाएं जो फीमेल टीम है उसको भी खेलता हुआ देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि महिलाएं इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितने मेल होते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में तो खेती बाड़ी करती हैं, गांव में सारा काम करती है, घट्टी चलाती है, ये करती है, तो हम कैसे कहते हैं कि फीमेल इतनी स्ट्रांग नहीं होती है? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, वुमेन क्रिकेट भी जो है अब बहुत आगे बढ़ रहा है, जैसे आपने कहा, और मैंने शुरू में बोला था कि हम बच्चे की फिजिक देखते हैं। हमारे यहाँ भी वुमेन्स क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स आती हैं, जैसे झूलन गोस्वामी है बंगाल की, वो 6 फुट 2 इंच की हैं, तो उनके कोच ने शुरू से उनको फास्ट बॉलर बनाया। ऐसे ही गंगानगर से या इधर से लड़कियां आती हैं, मेरे खुद के नेट में 7-8 लड़कियां आती हैं, 2 तो कोटा से आई हुई हैं, एक अपना राजसमंद से है, सीकर से 2-3 लड़कियां आई हुई हैं, तो वो फास्ट बॉलिंग करती हैं, सीकर की हैं। तो लड़कियां भी बहुत स्ट्रांग होती हैं, और लड़कियों को आजकल हम एक ही चीज़ बताते हैं कि अगर आप ग्राउंड में आ गई हो तो ये चीज़ दिमाग से निकाल के आना कि मैं लड़की हूँ। गुड। हम उतना ही मेहनत आपसे कराएंगे, उतने ही रगड़े आपके लगाएंगे जितने बच्चे लड़के लगा रहे हैं। आप ये जस्ट कांट चिकन आउट के हम लड़कियां हैं तो हम 2 चक्कर कम काटेंगे, ऐसा नहीं है। अगर लड़के 10 मिनट दौड़ रहे हैं तो आप भी 10 मिनट दौड़ो, लड़के आधा घंटा दौड़ रहे हैं तो आप भी आधा घंटा दौड़ो, और जिस बॉल से लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी से आप भी प्रैक्टिस करिए, और जिस स्पीड पे लड़के खेल रहे हैं आप भी खेलिए। मेरी अपनी लड़की पोती के पिछले महीने बॉल लगी थी, उसकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया, तो घर पे आके उसने कहा कि दादा ये फ्रैक्चर हो गया। मैं कहा तो ये तो होंगे, इस पे क्या है, रूटीन का काम है। दोनों डॉक्टर के पास ले गए, दोनों उंगलियां पैक की, और फॉर्चुनेटली जैसा कि मैंने कहा कि उसके दिमाग में खेल है, उसका जब फ्रैक्चर ठीक हुआ तो वो 4-5 दिन से वापस मैदान पे है। तो लड़कियों को हार्ड बीटिंग लेने के लिए भी अब तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में भी बहुत पैसा है जी। पैसे की अब कमी नहीं, और अब तो और भी पैसा आ जाएगा। पिछले आपने देखा होगा, पिछले महीने नीता अंबानी ने वुमेन्स क्रिकेट को गोद लिया है। बिल्कुल। तो जब रिलायंस के पास चली जाएगी वुमेन्स क्रिकेट, और तो रिलायंस के पास पैसे की कमी नहीं है, तो फैसिलिटीज़ की कमी नहीं होगी, फैसिलिटीज़ की कमी नहीं होगी तो उनका गेम भी इम्प्रूव होगा। तो ये करके अब वुमेन्स क्रिकेट को हर आदमी अपने लेवल पे प्रमोट करना चाहता है। यहाँ पर मैं भी कहना चाहूँगा कि हमारी फैमिली ने भी एक कोशिश छोटी सी की है। हमने बेस्ट वुमेन क्रिकेटर के लिए अपनी मदर श्रीमती सुंदरकांति जोशी के नाम से एक बेस्ट वुमेन क्रिकेटर का अवार्ड सालाना देने का फैसला किया है। वेरी गुड। तो हर साल जो बेस्ट फीमेल क्रिकेटर होगी, सीनियर, जूनियर, सब जूनियर, उनको हम भी प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे। अभी तक आपके जीवन में एज अ कोच आपने कितने स्टूडेंट अपने प्रमोट कर दिए हैं इस सेवा में? प्रमोट एज सच वर्ड नहीं है। मैं ये कहूँगा कि कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटेड। मैं पिछले 5 साल से राजस्थान अंडर 19 टीम का कोच था। उस समय 10 बच्चों ने इंडिया रिप्रेजेंट किया, इंडिया अंडर 19। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि किसी एक कोच के उसमें से 10 लड़कों ने इंडिया रिप्रेजेंट किया हो अंडर 19 में। लास्ट रवि विश्नोई है जो जोधपुर का है फॉर्चुनेटली। तो इंडिया रिप्रेजेंट किए बच्चे तो 10 हैं, उन 10 में से 2 ने सीनियर इंडिया रिप्रेजेंट किया, खलील अहमद और राहुल चाहर। जीवन के हर पल में आपने क्रिकेट को जिया है, और बड़े खिलाड़ी जो अब वहाँ तक पहुँच गए हैं, कभी आपको ऐसा गिला तो नहीं होता कि मैं वहाँ ना जा पाया? नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, ह्यूमन नेचर है कि जहाँ आप पहुँचने वाले होते हो और पहुँच नहीं पाते हो तो एक मन में दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन उसको पकड़ के नहीं बैठ सकते आप। ये क्या किसी पॉलिटिक्स कहेंगे इसे? नो, पॉलिटिक्स तो नहीं कहेंगे।
प्रारब्ध, मुकद्दर, ऐसा कह सकते हैं हम। देखिए 1979 में एक मौका आया था मेरे पास, जब मैं इंडिया टीम के ट्रायल के लिए स्पेशली बुलाया गया था। जी। मुझे अच्छे से याद है, कानपुर में हमारी ट्रायल थी मेरी, और पूरी सिलेक्शन कमेटी ने मुझे बुलाया था कि आप आइए, आपका हम ट्रायल देखेंगे। और उस टाइम कपिल देव नए नए आए थे, तो एक चांस था कि हो सकता है मैं भी सेलेक्ट हो जाऊं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मुकद्दर, मुझे मलेरिया हो गया और मैं उस ट्रायल में नहीं जा पाया। तो नेचुरली अब एक बार आपकी बस मिस हो गई तो डेस्टिनी इज अ फिक्स्ड, दिस इज डेस्टिनी, तो उसके लिए किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। और नेचुरली आप ही की तकदीर में इतना ही लिखा था कि आप जूनियर में इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन उसके बाद में मैंने वेटरन्स में इंडिया रिप्रेजेंट किया अगेंस्ट पाकिस्तान। ओके। वो जहीर अब्बास उनके कैप्टन थे, हमारे मोहिंदर अमरनाथ कैप्टन थे। तो जूनियर में रिप्रेजेंट किया, वेटरन्स में रिप्रेजेंट किया, वो बीच वाला हिस्सा रह गया। लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग आती होगी उस समय जब आने वाली क्रॉप आगे बढ़ती है और हमें उसे देखते हैं कि ये बच्चा मेरे हाथ का तैयार किया हुआ यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल, ये फीलिंग तो आनी भी चाहिए, आने भी चाहिए। और जैसे अपने एज ए पेरेंट अपन देखते हैं कि हर माँ बाप चाहता है कि वो भविष्य में, जैसे आज जाना जाता है मेरे लड़के को या मेरे पोते को कि ये शरद जोशी का लड़का है या शरद जोशी की पोती है, तो मेरी एक इच्छा रहती है कि कभी ये कहा जाए कि ये सिद्धार्थ जोशी के पापा हैं, ये श्रेया जोशी के दादा हैं। तो ये एक फीलिंग लेना चाहते हैं हम लोग, आप भी लेना चाहती होंगी कि हम अपने बच्चों के, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम से पहचाने जाएं। तो वो एक फीलिंग आती है कि ये बच्चा मेरा तैयार किया आज इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई स्टूडेंट भी बिल्कुल साफ फ्रंट में जाके बोलता है कि मेरे कोच ये हैं और उन्होंने मुझे ये सिखाया है। अब वही वाली बात है कि ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आज का स्टूडेंट जो है, आज का जो क्रिकेटर है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कई बार ऐसा होता है कि आगे बढ़ने के लिए वो ये अपना एनालाइज करता है कि वो कहाँ क्या बोलेगा, उससे उसको प्रमोशन मिलेगा। तो नेचुरली अगर आज किसी को मैंने कोच किया, आगे वाले कैंप में उसको किसी और ने कोच किया और उस कोच का नाम लेने से उसको कहीं और फायदा हो रहा है या मेरा नाम लेने से कहीं फायदा हो रहा है, तो उनमें से नाम लेगा। वो बहुत सिलेक्टिव नाम लेते हैं आजकल कि कहाँ किस नाम लेने से उसको फायदा है। लेकिन क्रिकेट में भी राजनीति आ गई है। देखिए, राजनीति कहाँ नहीं है, आप मुझे बताइए। परिवार में भी आ गई है। सब जगह राजनीति है। राजनीति लेकिन क्रिकेट में जो आई है वो इस लेवल तक आई है अभी तक कि कुछ राजनेता जो हैं वो क्रिकेट से जुड़े हैं। आज अगर विराट कोहली सेंचुरी बना लेता है या सिराज अहमद 5 विकेट ले लेता है, तो उनको ड्रॉप नहीं कर सकते आप टीम से। उनको ये नहीं कर सकते कि कोई बहुत इन्फीरियर प्लेयर को लेके और उनको ड्रॉप कर देते। इस तरीके की राजनीति अभी नहीं आई है। 19-20 का फर्क होता है, वो चलता है, लेकिन अगर आउटस्टैंडिंग प्लेयर है तो उसको आप रोक नहीं सकते। सचिन तेंदुलकर तो कहीं पे भी जाएगा, उसको आप हटा नहीं सकते। तो आप ये कहेंगे कि अनजस्टिस नहीं होता प्लेयर के साथ? एक लेवल तक जाने के बाद नहीं होता, हो नहीं सकता, क्योंकि परफॉर्मेंस दिखती है और बिगनिंग में होता है। बिगनिंग में आप, मैं कह रहा हूँ ना कि शुरू में ये छोटी मोटी जगह होती हैं, वहाँ पर लोकल लेवल पे कुछ हो सकता है, लेकिन जब आप स्टेट लेवल पे आ जाते हो या इंडिया लेवल पे आ जाते हो तो इग्नोर करना परफॉर्मेंस को बहुत मुश्किल है। आज अगर कोई रविंद्र जडेजा को टीम से ड्रॉप कर देता है, इंजरी के कारण है तो अलग बात है, तो नेचुरली अखबार वाले, मीडिया वाले, आप लोग उसको कितना हाईलाइट करेंगे। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ कम हो जाती हैं कि टॉप लेवल पे आके आपकी परफॉर्मेंस जब है तो आपको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अंदरूनी जो राजनीति होती है उससे कहीं ना कहीं प्लेयर पे इफेक्ट तो आता होगा। प्लेयर को इफेक्ट नहीं आए इसके लिए हम उनको मेंटली टफ करते हैं। अच्छा। कि एडवर्स सिचुएशन कभी भी आ सकती है, आप फेल भी हो सकते हैं। आप मैच के पहले जैसे इंजरी हो गई, किसी की ग्रोइन इंजरी हो गई, किसी की हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई, या कोई बीमार पड़ गया, या कहीं दो ऐसे कंपटीशन हो गए
जहाँ पर एक जना पहले से सेटल्ड है और आपने भी वैसी परफॉर्मेंस दी है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। विराट कोहली खेल रहा है और आपकी परफॉर्मेंस भी है, तो ऐसे कई प्लेयर हुए हैं। जैसे हमारे ज़माने में बिशन सिंह बेदी एक हुआ करते थे, तो वो टीम में थे, तो राजेंद्र गोयल, पद्माकर शिवालकर, ये लोग बड़े बड़े प्लेयर 700 विकेट उन्होंने लिए, लेकिन वो इंडिया रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो कई बार सिचुएशन भी ऐसी आ जाती है। हर ग्राउंड पे हमने बात की, लेकिन मैं एक वो वाकया आपके जीवन का जानना चाहूंगी जिसने आप में रोमांच भर दिया। रोमांच किस चीज, क्रिकेट को लेके? यस। देखिए, ऐसा वाकया मेरे जीवन में शुरू में ही आ गया था। अच्छा। मैं सेंट जेवियर स्कूल में प्रैक्टिस करता था जयपुर में। हमारे कोच थे मिस्टर एंडी मार्शल। तो वहाँ पर राजस्थान की रणजी ट्रॉफी टीम आई। मैं 16-17 साल का लड़का था। तो वहाँ पर एक चैलेंज हो गया कि जो एक पर्टिकुलर बैट्समैन थे, इनको आउट कर देगा 2-3 बार तो वो रणजी ट्रॉफी के लिए कंसीडर हो जाएगा। तो मैंने, मेरे कोच ने कहा, शरद विल यू? यस सर, आई कैन। तो उन्होंने मुझे बॉल दी। मैंने फॉर्चुनेटली उन बैट्समैन को 4 बार आउट भी किया। तो आप यकीन नहीं मानेंगी, मेरा नाम अगले दिन मैच टीम में था रणजी ट्रॉफी की। वेरी गुड। तो मुझे बहुत लगा कि अरे अगर हम जी जान लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। और उस जमाने में 72 में जब राजा महाराजा क्रिकेट खेलते थे, एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को ग्राउंड में एंट्री बड़ी मुश्किल से मिलती थी। बिल्कुल। मुझे अच्छे से याद है, जब रणजी ट्रॉफी की टीम मैच खेलने गई तो मैं इकलौता लड़का था जो साइकिल पे गया था। अच्छा। बाकी सारे उदयपुर इजाइनेस, बांसवाड़ा इजाइनेस, जोधपुर इजाइनेस, वहाँ के इजाइनेस, सब वो ऐसे ही, दाता ठाकुर, वो सब बड़े बड़े लोग थे, सलीम दुरानी, कैलाश गट्टानी, वो सब, किशन रुंगटा साहब, तो बड़े रईसों के फैमिली या राजा महाराजा यही क्रिकेट खेलते थे। तो मैं इकलौता था जो साइकिल पे गया था। तो मुझे एक दिमाग में था कि किसी दिन मैं भी ग्राउंड में कार में जाऊंगा। और भगवान ने सुना, लाइफ में कुछ अच्छा किया। तो आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, बट जल्दी पहुँचने की उस जल्दी में कम मेहनत करेंगे तो नहीं पहुँच जाएंगे। तो जस्ट स्टे फोकस्ड, वर्क हार्ड एंड सक्सेस विल बी योर्स। दोस्तों, जाना आपने क्रिकेट की दुनिया में क्या क्या होता है और क्रिकेट की दुनिया में क्या सीखा, क्या खोया और क्या पाया। जी हाँ, ये जिंदगी है, इसमें कोई क्या पाथ चुनता है तो कोई क्या। लेकिन आज एक 5 पीढ़ी से जो क्रिकेट खेल रही जोशी फैमिली के एक माध्यम से हमसे मुलाकात हुई और उन्होंने जो बतलाया वो उनका जीवन का एक चार्म था। और सच, बहुत कुछ सीखने को मिला जीवन के इस पथ पर। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आप लोगों का और आपके स्टूडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।